तो आज का टॉपिक है मशीन्स या मशीनें, ठीक है। और इस लेक्चर में हम मशीन डिस्कस करेंगे। सरल मशीन, संयुक्त मशीन, यांत्रिक लाभ क्या होता है, वेग अनुपात क्या होता है, आदर्श मशीनें क्या होती हैं, वास्तविक मशीनें क्या होती हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मशीन्स क्या होती हैं और लॉ ऑफ मशीन। ये सारे टॉपिक्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मशीन। तो मशीन क्या है? मशीन वे युक्ति है जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके किसी यांत्रिक कार्य को करने की क्षमता रखती है। मतलब अगर कोई अवेलेबल एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके किसी भी वर्क को करने की क्षमता, कैपेसिटी रखती है, एबिलिटी रखती है, ठीक है। ठीक एग्जाम्पल के तौर पे कोई पंखा है, उसमें विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं आप, तो पंखा हमें हवा देने का कार्य करता है, ठीक है। कोई साइकिल है, उस पर पैडल मार रहे हो आप, तो साइकिल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती है। कोई इंजन है, ठीक है, इंजन पंप से कनेक्ट है मान लो, ठीक। इंजन में आप तेल डालते हो, उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, जब उसे जलाते हो, स्टार्ट करते हो, तो वो हीट एनर्जी में बदलती है, वो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। वो मैकेनिकल एनर्जी के ज़रिए आप जो हो, इंजन जो है हमें पानी देने का कार्य करता है पंप के थ्रू, ठीक है, पंप के ज़रिए, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में। इसी तरीके से अब सरल मशीन क्या होती है? वे मशीन जिसमें एक प्रयास लगाने वाला बिंदु तथा एक ही भार उठाने वाला बिंदु होगा। ऐसी कोई मशीन जिसमें एफर्ट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लोड का एक ही होगा, एक एक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई उत्तोलक है, ठीक है, लीवर है, ठीक, उस पर भार रखा हुआ है, ठीक, एक सिरे पर भार रख दिया, दूसरे सिरे पे आप, ये उत्तोलक है, नीचे इसके आलम्ब है, फलक्रम है, ठीक है, यहाँ पे आपने भार रख दिया। अब इस भार को अगर आपको उठाना है तो एक तरफ आप प्रयास लगाओगे, ठीक है, एक तरफ प्रयास लगा रहे हो तो दूसरी तरफ भार को उठा पा रहे हो, ठीक है। तो एक ही बिंदु पे प्रयास लगा रहा है और एक ही बिंदु पे भार लग रहा है, ठीक है, ठीक। हम मान रहे हैं एक बिंदु पे प्रयास लग रहा है, एक बिंदु पे भार लग रहा है, तो ये एक सिंपल मशीन कहला सकती है, सरल मशीन। ऐसे ही एक पुली की बात करते हैं। मान लो एक पुली है, उसके ज़रिए आप मान लो कुएँ में से पानी निकाल रहे हो, ठीक, एक तरफ आप रस्सी खींचते हो, दूसरी तरफ बाल्टी है, ठीक है। तो एक तरफ भार लग रहा है और दूसरी तरफ प्रयास लगा रहा है, ठीक है। तो ये सब सिंपल मशीन से और भी उदाहरण है, व्हील एंड एक्सेल, इंक्लाइन प्लेन, वेज और एट्सेट्रा आदि सब और भी उदाहरण हैं। ऐसे ही अगर हम संयुक्त मशीन की बात करें तो वे मशीन जिसमें जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो वो एक से ज़्यादा हो। मतलब वे मशीन जिसमें भार उठाने वाला बिंदु तथा प्रयास लगाने वाला बिंदु एक से अधिक होते हैं, वो संयुक्त मशीनें होती हैं। जैसे कि शेपर मशीनें, लेथ मशीनें, मिलिंग मशीनें आदि, ठीक है, इस तरह की मशीन संयुक्त मशीनें होती हैं। अब बात करते हैं हम लोड या बोझ की। अभी मैंने बात की थी कि भाई बाल्टी कुएं में से निकाल रहे हो, एक तरफ आप बल लगा रहे हो, ठीक, उस भार को उठाने के तो किसी मशीन के द्वारा जो आप भार उठाते हो, ठीक है, उस भार को ही हम बोझ कहते हैं या लोड कहते हैं। और जो उस पर बल लगाते हो, उस पर जो बल लगाते हो भार को उठाने के लिए, उस बल को हम प्रयास बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यांत्रिक लाभ की बात करते हैं। अब यांत्रिक लाभ क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज। किसी भी मशीन के द्वारा उठाए गए भार W तथा भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास माना कि P के अनुपात को हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। अगर मान लो कोई मशीन है, उस पर आपने W भार उठाया, उसके ज़रिए P प्रयास लगा के, तो उसका जो अनुपात होगा, रेशियो W/P, उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। उसके बाद या यांत्रिक लाभ, उसके बाद वेलोसिटी रेशियो या वेग अनुपात। अब वेलोसिटी रेशियो वेग अनुपात क्या होता है? किसी भार को उठाने में प्रयास के विस्थापन तथा भार के विस्थापन के अनुपात को वेग अनुपात कहते हैं। इसे अगर हम एग्जाम्पल से समझना है तो थोड़ा इजी आसान पड़ेगा। मान लो एक व्हील बैरो है या एक पहिया ठेला है, इसके अंदर सामान रखा हुआ है, ठीक है। अब कोई मजदूर आया है, उसे सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो वो इस पर प्रयास लगाएगा, इस पर हैंडल पर प्रयास लगा के थोड़ा सा उठाएगा, ठीक है, और आगे के लिए चलाता हुआ ले जाएगा। तो अब प्रयास में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? प्रयास का विस्थापन 200 mm और लोड का कितना हुआ? भार का 100 mm, ठीक है। ये हमने x मान लिया, इसे हमने y मान लिया, तो y/x जो हो जाएगा 200/100, ये हो जाएगा इसका वेग अनुपात, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनपुट एनर्जी की या दत्त ऊर्जा की। अब किसी मशीन पर किया गया कार्य उसकी दत्त ऊर्जा कराती है। किसी भी मशीन पे जो आप इनपुट वर्क कहते हो, जो भी कार्य करते हो, उसे आप इनपुट एनर्जी कहते हो, ठीक है। माना अभी आपने प्रयास लगाया था, ठीक है, P, ये प्रयास लगाया था P, ठीक, माना इसे P प्रयास लगाया था, और इसमें जो है आपने इसे ये डिस्टेंस, ये जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन हुआ, ठीक है, ये कितना 200 mm हुआ।
ठीक है। तो अगर आप इनपुट एनर्जी कहना चाहो, इनपुट वर्क आपने या इनपुट एनर्जी कितना दिया, तो वो हो जाएगा P इंटू वाई, P इंटू वाई, प्रयास इंटू प्रयास का विस्थापन, उसे हम बोल सकते हैं इनपुट एनर्जी। ऐसे ही आउटपुट एनर्जी कह लो या फिर उपलब्ध ऊर्जा कह लो, तो किसी मशीन द्वारा किया गया कार्य मशीन की उपलब्ध ऊर्जा कहलाती है। मशीन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसे बोलते हैं उपलब्ध ऊर्जा या आउटपुट एनर्जी। जैसे कि आपने भार उठाया था, मान लो W, ठीक है, और W भार उठाया, ठीक है, उसका विस्थापन हुआ x भार का, ठीक है, तो W इंटू एक्स को आप बोल सकते हो उपलब्ध ऊर्जा, W इंटू एक्स को आप बोल सकते हो उपलब्ध ऊर्जा, ठीक है। अब दक्षता की बात करते हैं मशीन की। मशीन की दक्षता क्या होती है? आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी का रेशियो होता है, उसे हम बोलते हैं मशीन की दक्षता, ठीक है। आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क भी बोल सकते हो, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी भी बोल सकते हो। तो किसी मशीन की उपलब्ध ऊर्जा तथा दत्त ऊर्जा का जो अनुपात होता है उसे मशीन की दक्षता कहते हैं, ठीक है। तो उपलब्ध ऊर्जा अपॉन दत्त ऊर्जा, उपलब्ध ऊर्जा W इंटू एक्स थी, दत्त ऊर्जा P इंटू वाई थी, ठीक है। अगर W अपॉन P लिख लोगे, इंटू एक्स अपॉन वाई लिख लो, W अपॉन P आप निकाल चुके हो, मैकेनिकल एडवांटेज होता है या यांत्रिक लाभ, और इसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन VR, क्योंकि VR होता है y अपॉन एक्स, तो x अपॉन वाई हो जाएगा 1 अपॉन VR, VR होता है वेलोसिटी रेशियो या वेग अनुपात, तो ईटा बराबर आ गया ma अपॉन VR, ठीक है। अब बात करते हैं आदर्श मशीन की या आइडियल मशीन। तो किसी आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है। ऐसा समझो, ऐसी कोई मशीन जिसमें घर्षण ही ना हो, आप घर्षण नगण्य मानो, ठीक है। जब घर्षण नगण्य मानोगे तो उसकी दक्षता आप 100% मानते हो, तो ऐसी मशीन होती है आइडियल मशीन। ऐसी सिर्फ थ्योरेटिकल होती है, प्रैक्टिकल ऐसी कोई मशीन नहीं होती है। ये सिर्फ सैद्धांतिक ही मान सकते हो, इसे आप प्रायोगिक दृष्टि से नहीं मान सकते, ठीक है, ठीक। तो अब 100% एफिशिएंसी मतलब 100/100 मतलब 1, ईटा बराबर 1 का मतलब 100%। तो उपलब्ध ऊर्जा अपॉन दत्त ऊर्जा बराबर 1, तो उपलब्ध ऊर्जा बराबर दत्त ऊर्जा, ठीक है। तो आप कह सकते हो उपलब्ध ऊर्जा और दत्त ऊर्जा। और ये तो आप लॉजिकली भी कह सकते हो कि भाई इनपुट अगर घर्षण नहीं होगा, जितनी हम इनपुट एनर्जी देंगे उतनी हमें आउटपुट एनर्जी मिल जाएगी किसी मशीन पर, ठीक है। तो इनपुट पर जितना आप दोगे उतना ही आपको आउटपुट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई घर्षण ही नहीं होता आइडियल मशीन में, आप मानते हो ऐसा, ठीक है। तो उपलब्ध ऊर्जा कितनी होगी? W इंटू एक्स बराबर P इंटू वाई, तो W अपॉन P बराबर वाई अपॉन एक्स, ma बराबर VR, ठीक है। यांत्रिक लाभ बराबर वेग अनुपात होता है किसी आइडियल मशीन के लिए या आदर्श मशीन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं व्यवहारिक या वास्तविक मशीन, प्रैक्टिकल और रियल मशीन या एक्चुअल मशीन। ऐसी कोई मशीन जिसकी दक्षता 100% से कम हो, या कह लो वो मशीन जिसमें फ्रिक्शन आप मानते हो, कंसीडर करते हो, ठीक है। तो अब कोई भी मशीन है, उनके जो घटक होंगे, उनके जो कंपोनेंट्स होंगे, उनके अंदर अगर फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन के अंदर आपका जो है वर्क, जो है इनपुट वर्क पूरा जो आप दिया होगा वो टोटल आपको आउटपुट के रूप में नहीं मिल पाएगा, उसमें लॉस हो जाएगा, फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा, घर्षण की वजह से हानि हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी जो मशीनें होती हैं जिनकी एफिशिएंसी 100% से कम होती है और उसमें आप घर्षण मानते हो, ठीक है, ठीक, वो मशीनें होती हैं रियल मशीनें, ठीक है, ठीक। वे मशीन जिसकी दक्षता मशीन के विभिन्न गतिशील घटक भागों द्वारा प्रस्तुत घर्षण प्रतिरोध के कारण हमेशा 100% से कम होती है। वही बात है कि जो उसके मूविंग एलिमेंट होते हैं या मूविंग कंपोनेंट होते हैं किसी मशीन के, उनमें जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उसके कारण उसकी एफिशिएंसी दक्षता 100% से कम होती है, उसी को हम रियल मशीन कहते हैं, ठीक है। वही बात इन्होंने दोबारा बोली है कि कुछ भाग जो है मशीन का दत्त ऊर्जा का, वो मशीन के अंगों के मत घर्षण के विरुद्ध नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए दत्त ऊर्जा को उपलब्ध ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब पूरी दत्त ऊर्जा को, टोटल इनपुट एनर्जी बराबर जो है टोटल आउटपुट एनर्जी नहीं कर सकते आप, कि आपने अगर इनपुट एनर्जी जितनी दी थी उतनी आपको आउटपुट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आइडियल एफर्ट या आदर्श प्रयास। घर्षण ना होने पर भार उठाने के लिए जो प्रयास लगाया जाता है उसे आदर्श प्रयास कहते हैं। मतलब आपने किसी भार को उठाया मशीन में, ठीक है, प्रयास लगा के, और घर्षण नहीं है उस मशीन में, तो वो जो प्रयास आप लगा रहे हो तो उसे आप बोलोगे आइडियल एफर्ट या आदर्श प्रयास। ऐसे ही जिस अगर घर्षण नहीं है और जिस भार को आप उठा रहे हो प्रयास से, ठीक है, उस भार को आप आइडियल लोड कहोगे, आदर्श भार कहोगे, ठीक है, अगर उसमें घर्षण नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, घर्षण में नष्ट प्रयास, ठीक है। घर्षण में नष्ट प्रयास को हम बोल सकते हैं वास्तविक प्रयास
और आदर्श प्रयास के डिफरेंस को, ठीक है। वास्तविक प्रयास में से आदर्श प्रयास को घटा देंगे तो हमें मिलता है घर्षण में नष्ट हुआ प्रयास, ठीक है। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक मशीन पर हमें अगर घर्षण नहीं है तो 0.75 P एफर्ट लगाना पड़ता है 1 किलो लोड को उठाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर घर्षण है तो हमें P एफर्ट लगाना पड़ता है 1 किलो लोड को उठाने के लिए, ठीक है। तो P में से अगर 0.75 P हम घटा देंगे तो 0.25 P जो हमें मिल रहा है उसे बोलेंगे घर्षण में नष्ट हुआ प्रयास, ठीक है। 25% जो एफर्ट है हमारा फ्रिक्शन को ओवरकम करने में ही चला जा रहा है मशीन में, ठीक है। तो अगर हम आइडियल मशीन की बात करते हैं, तो 100% उसकी दक्षता होती है, ईटा बराबर MA बराबर VR, ठीक है। हमने माना कि PI एफर्ट लग रहा है W लोड को उठाने के लिए, तो VR कितना हो जाएगा W/PI, ठीक है। तो PI बराबर W/VR, ठीक है। अगर हम घर्षण में नष्ट हुआ प्रयास PF मान लें तो PF बराबर होगा एक्चुअल माइनस आइडियल, वास्तविक माइनस आदर्श, वास्तविक माइनस आदर्श, P माइनस W/VR, ठीक है। तो ये वो एडिशनल एफर्ट है जो हमें लगाना पड़ता है, एडिशनल एफर्ट फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। अब किसी मशीन के यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात तथा दक्षता में संबंध, ठीक है। ये आप पहले भी निकाल चुके हो, अभी प्रूव किया था कि W अगर मशीन के द्वारा उठाया गया भार है, प्रयास लगाया गया प्रयास है, ये भार का विस्थापन, Y प्रयास का विस्थापन, ईटा मशीन की दक्षता, VR बराबर Y/X, MA बराबर W/P, दत्त ऊर्जा इनपुट एनर्जी बराबर P × Y, उपलब्ध ऊर्जा बराबर W × X। आप लिख सकते हो ईटा बराबर WX/PY, क्योंकि ईटा जो होती है, दक्षता जो होती है आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी होती है, ठीक है। उपलब्ध ऊर्जा अपॉन उपलब्ध ऊर्जा अपॉन दत्त ऊर्जा, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो W/P × X/Y, ठीक है। W/P बराबर MA लिख सकते हो, इसे 1/VR लिख सकते हो, तो ईटा बराबर MA/VR, ये रिलेशन हो गया आपका, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्या रिलेशन है इन तीनों के बीच, ठीक है। तो अगर आदर्श मशीन की बात करें तो आदर्श मशीन में दत्त ऊर्जा बराबर उपलब्ध ऊर्जा होती है, तो दत्त ऊर्जा P × Y बराबर W × X हो गया, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और W/P को आप MA लिख सकते हो, X/Y को 1/VR लिख सकते हो, तो ईटा बराबर 1 हो गया। मतलब एक आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है, क्योंकि फ्रिक्शन होता नहीं है। इसी तरीके से अगर वास्तविक मशीन के लिए बात करें तो उपलब्ध ऊर्जा जो है वो लेस देन है, कम होएगी दत्त ऊर्जा से, क्योंकि भाई घर्षण होता है, तो जितनी आपने इनपुट एनर्जी दत्त ऊर्जा दी है टोटल उतनी आपको आउटपुट पे नहीं मिलेगी, जो आउटपुट पे आपको एनर्जी मिलेगी वो कम मिलेगी। तो इसलिए उपलब्ध ऊर्जा जो होती है दत्त ऊर्जा से कम होती है, तो आप लिख सकते हो WX लेस देन P × Y, ठीक है। तो W/P × X/Y लेस देन 1 लिख सकते हो, इसे नीचे ले गए आप जब, ठीक है। इसे MA × 1/VR लेस देन 1 लिखोगे तो ये भी ईटा, ये बन जाएगी ईटा लेस देन 1, मतलब दक्षता जो है वो 100% से कम होती है किसी वास्तविक मशीन के लिए। टॉपिक है लॉ ऑफ मशीन या मशीन का नियम। किसी भार उठाने वाली मशीन पर किए गए प्रयास तथा मशीन द्वारा उठाए गए भार के बीच स्थापित गणितीय संबंध मशीन का नियम कहलाता है। मतलब अगर किसी मशीन से आपने W भार उठाया है P प्रयास लगा के, तो उन दोनों के बीच जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मशीन। अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वे समीकरण जो किसी मशीन पर लगाए गए प्रयास और उठाए गए भार के बीच संबंध देती है एक सीधी रेखा के ढलान और अंतःखंड के रूप में, उसे लॉ ऑफ मशीन कहते हैं या मशीन का नियम कहते हैं। इक्वेशन है P बराबर MW + C। अगर आप इसे ग्राफ पे प्लॉट कर लें तो P इधर आ गया, W इधर आ गया, ए भी लाइन है, इसकी इक्वेशन है P बराबर MW + C, ठीक है। जिसमें P जो है वो प्रयास है, W उठाया गया भार है, M जो है वो स्लोप ऑफ लाइन है या AB या कह लो ढलान है AB का, ठीक है। और C जो है वो इंटरसेप्ट है Y का या अंतःखंड है Y का, ठीक है, C, ठीक। OA क्या है, किसी मशीन का घर्षण प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अगर देखो तो ये एक्चुअल मशीन की इक्वेशन, एक्चुअल मशीन के लिए है ये लाइन, ठीक है, एक्चुअल मशीन, वास्तविक मशीन, ठीक है। C जो है वो घर्षण है, जो अगर इतना घर्षण मशीन को ओवरकम करना होगा कि आप उस पर P प्रयास लगा लो और वो W भार को उठा पाए, ठीक है। P प्रयास से W भार को अगर उठा पाए तो इतना फ्रिक्शन उसे ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप आइडियल मशीन की बात करते हो, आदर्श मशीन की, तो चूंकि उसमें घर्षण 0 होता है तो C की वैल्यू 0 कर दोगे, तो ये लाइन वही जो है ये आइडियल मशीन के लिए है। ये आइडियल एफर्ट आदर्श प्रयास और एक्चुअल लोड के बीच में है, वास्तविक भार के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो वही लाइन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का फ़ायदा क्या है, इस इक्वेशन के ज़रिए आप जो है ये निकाल सकते हैं कि इस
पर्टिकुलर प्रयास से आप कितना भार उठा सकते हो, या किसी भार के लिए पता लगा सकते हो कि इस भार को कितने प्रयास के द्वारा आप उठा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ मशीन। उसके बाद अगला टॉपिक है यांत्रिक लाभ का अधिकतम मान या अधिकतम यांत्रिक लाभ, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज W/P होता है, और मशीन के नियम से P बराबर mW+C। अगर ये वैल्यू P की हम पहले समीकरण में रख दें तो ये बन जाएगी W/mW+C। ठीक है, इसे W/W से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के लिए जब फाइनल वैल्यू निकल के आई तो 1/m+C/W। अब MA अधिकतम कब होगा, मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ अधिकतम कब होगा, जब ये नीचे वाली वैल्यू कम होगा, इसका मान कम होगा। और इस वाली वैल्यू का, टोटल वैल्यू का मान कब कम होगा, जब W का मान बढ़ेगा, या W का मान जब बढ़ेगा तो ये टोटल वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो अगर माने कि W का उच्चतम मान के लिए W का मान उच्चतम है, ठीक है, तो ये C/W की वैल्यू छोटी हो जाएगी काफ़ी। तो जब ये वैल्यू छोटी हो जाएगी तो इसे हम नगण्य मान सकते हैं, इसे हम नगण्य मान सकते हैं। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज अधिकतम यांत्रिक लाभ कितना हो जाएगा, 1/m, क्योंकि C/W जो है वो निग्लिजिबल हो जाएगी। तो ये होती है 1/m जो है, ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, या मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज या अधिकतम यांत्रिक लाभ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल मशीन या परिवर्तनीय मशीन। ठीक है, यदि किसी मशीन पर से प्रयास हटाने पर वे मशीन विपरीत दिशा में भार के कारण कुछ कार्य करने में सक्षम हो तो इस प्रकार की मशीन को परिवर्तनीय मशीन या रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। ठीक है, इसे आप इस तरीके से समझो, आप कुएं से पानी निकाल रहे हो, पुली पे से रस्सी पड़ी हुई है एक बाल्टी से। ठीक है, अब मान लो आप एकदम से प्रयास लगाना छोड़ दो और रस्सी छोड़ दो, ठीक है, तो बाल्टी नीचे की ओर गिरने लगेगी। तो ऐसी मशीन जिस पे से आप प्रयास हटा दो तो उसका भार नीचे की ओर गिरने लगे, ठीक है, उसे हम रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। या दूसरे तरीके से कहें तो वह मशीन जो विपरीत दिशा में भार के कारण कुछ कार्य करने में सक्षम हो, उसे हम रिवर्सिबल मशीन या परिवर्तनीय मशीन कहते हैं। इसकी दक्षता 50% से अधिक होती है। ठीक है, इसमें मान लिया आपने लोड जो उठाया गया है, आप भार उठाया है वो W मान लिया, P प्रयास मान लिया, भार का विस्थापन X मान लिया, प्रयास का विस्थापन Y मान लिया। मशीन में निवेशित कार्य इनपुट वर्क जो मशीन में आपने दिया वो मान लिया P/Y। ठीक है, क्योंकि P और Y, P आपका प्रयास लगाया गया प्रयास था, Y विस्थापन था, तो इनपुट वर्क P/Y हो जाएगा। या पहले भी इनपुट एनर्जी कह लीजिए या इनपुट वर्क कह लीजिए, ठीक है, निवेशित कार्य कह लीजिए। ठीक है, ऐसी मशीन से निर्गम कार्य आउटपुट वर्क कितना होगा, W/X। ठीक है, तो घर्षण के कारण कार्य की हानि कितनी हो जाएगी। अब हमें पता है कि इनपुट जो होगा वो बराबर आउटपुट के नहीं होता है, वो सिर्फ आइडियल मशीन या आदर्श मशीन में बराबर होता है। ठीक है सॉरी, तो किसी भी जो वास्तविक मशीन होती है उसमें घर्षण हम मानते हैं होता है। ठीक है, तो घर्षण जब होगा तो इनपुट आउटपुट के बराबर नहीं होगा। तो घर्षण के कारण कितना कार्य की हानि हुई, तो हम इनपुट वर्क माइनस आउटपुट वर्क अगर कर देंगे, इनपुट वर्क माइनस आउटपुट वर्क कर देंगे तो वो हानि निकल आएगी। ठीक है, इनपुट वर्क माइनस आउटपुट वर्क से हानि निकल आएगी। अब हमें पता है कि एक परिवर्तनीय मशीन के लिए जब प्रयास P हटा लिया जाए तो मशीन से निर्गम कार्य आउटपुट वर्क मशीन में घर्षण के कारण कार्य की हानि से अधिक होना चाहिए। ठीक है, जो आउटपुट वर्क है वो कार्य की हानि से अधिक होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर जो ये फ्रिक्शन वर्क है या बाई फ्रिक्शन कह सकते हो आप इसे, या फ्रिक्शन के कारण जो हानि हुई है, अगर फ्रिक्शन के कारण जो हानि है वो ज़्यादा हो जाएगी आउटपुट से। ठीक है, तो अब आप पुली का एग्जाम्पल ले लो, पुली में अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो बाल्टी नीचे की ओर नहीं फिसलेगी, वो वहीं रुक जाएगी। ठीक है, आउटपुट से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन है W/X, ठीक है, ग्रेटर देन Py माइनस WX। ठीक, तो WX प्लस WX ग्रेटर देन Py, 2WX ग्रेटर देन Py। ठीक है, तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये W/P/X/Y ग्रेटर देन 1/2 लिख सकते हो। ये हो गई 0.5 का मतलब 50%। तो किसी मशीन की दक्षता अगर 50% है तो हम बोल सकते हैं वो एक रिवर्सिबल मशीन है या परिवर्तनीय मशीन है। इसी तरीके से
अब आ गई सेल्फ लॉकिंग मशीन, स्वतः लॉकिंग मशीन या फिर इरिवर्सिबल मशीन, परिवर्तनीय मशीन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? स्क्रू जैक। अब हाइड्रोलिक जैक चलते हैं। पहले जो मैं स्क्रू जैक आपने देखे हो अगर, इससे गाड़ी में कभी पंचर हो जाता तो गाड़ी के नीचे स्क्रू जैक लगाया जाता था, ठीक है, पहिया हम उसका उठा लें और टायर चेंज कर पाएँ, ठीक है। तो स्क्रू जैक की खासियत क्या होती है? एक बार आप एफर्ट लगा रहे हो, अगर आपने उस पर से एफर्ट प्रयास हटा लिया तो ऐसा नहीं है गाड़ी नीचे की ओर जाने लगेगी खुद ब खुद, गाड़ी उसी पोजीशन पर रुकी रहेगी जिस पोजीशन पे स्क्रू जैक आपने छोड़ा है, ठीक है, ठीक। वो कभी भी नीचे की ओर गाड़ी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसी मशीन जो होती है जिसमें प्रयास हटा लेने पर मशीन भार के कारण विपरीत दिशा में कुछ भी करने में असमर्थ होती है, उसे हम बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन या इरिवर्सिबल मशीन, ठीक है। तो स्क्रू जैक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आपने गाड़ी उठाई और उस पर आप प्रयास हटा लो तो कभी भी ऐसा नहीं होगा गाड़ी नीचे की ओर जाने लगे, ठीक है। स्क्रू जैक का स्क्रू वहीं पर अपनी पोजीशन पर रहेगा, ठीक है, वो प्रयास हटाने पे नीचे की ओर नहीं जाएगा, ठीक है, या विपरीत दिशा में नहीं कोई भी कार्य नहीं करेगा, ठीक है, असमर्थ होगा, ठीक है। तो इसकी दक्षता जो है वो 50% से कम होती है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक मैक्सिमम एफिशिएंसी या अधिकतम दक्षता। अधिकतम यांत्रिक लाभ तथा वेग अनुपात के अनुपात को अधिकतम दक्षता कहते हैं। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो आप लिख सकते हो ईटा मैक्स बराबर एम एम एक्स अपॉन वी आर। एम एम एक्स की वैल्यू होती है 1/m, तो ये टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/m इंटू वी आर। नेक्स्ट टॉपिक है लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन, घर्षण में नष्ट भार। वे अतिरिक्त भार जिसे लगाए गए प्रयास से मशीन द्वारा उठाया जा सकता है अगर मशीन में घर्षण ना हो। यह कह सकते हैं लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन बराबर होता है आदर्श भार माइनस वास्तविक भार। आदर्श भार और वास्तविक भार का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर कोई मशीन थी उसमें हम P प्रयास लगा रहे थे 900 ग्राम भार को उठाने के लिए, ठीक है, अगर उसमें घर्षण नहीं होता तो हम मान रहे हैं कि उसमें हम 1 किलो भार को उठा सकते हैं। हमने अज्यूम किया 1 किलो भार को उठा सकते हैं, ठीक है। तो 1 किलो माइनस 900 ग्राम मतलब 100 ग्राम वह अतिरिक्त भार है जिसे हम तब उठा सकते थे उस मशीन से अगर उसमें घर्षण ना हो, मतलब आइडियल कंडीशन। तो हमें मालूम है आइडियल कंडीशन के लिए, आइडियल लोड के लिए, आइडियल कंडीशन के लिए एफिशिएंसी होती है 100%, ठीक है। वी आर बराबर एम ए, तो वी आर हो जाएगा W/P, क्योंकि आइडियल लोड की बात हो रही है, आइडियल लोड के उठाने की बात हो रही है, ठीक है। तो WI/P, तो WI बराबर P इंटू वी आर, ठीक है। अब अगर हमें लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन निकालना है तो WI बराबर WI माइनस W, आदर्श भार माइनस वास्तविक भार, तो WI को आप लिख सकते हो P इंटू वी आर माइनस W। WI बराबर P इंटू वी आर माइनस W। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। गुड बाय।